हेलो बच्चों, देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो ऑब्जेक्टिव सीरीज हम लोग कर रहे हैं उसमें आज हम लोग एटम्स चैप्टर में हैं। इसके पहले मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्लास 12th के मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसमें पहला चैप्टर मैंने आपको बता दिया है, दूसरा चैप्टर मैंने बता दिया, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर, और फिर उसके बाद मैं आपको ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में था। और अब आप यहाँ पे क्या है, हम एटम्स में हैं। एटम्स पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। एटम्स, जैसे एटम्स की थ्योरी जो होती है, आप जानते हैं कि एटम्स में जो है हाइड्रोजन एटम, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए क्या है, वेवलेंथ, एनर्जी, रेडियस, इन सब बातों को ये क्या है यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। और बोर के कॉन्सेप्ट से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे बोर का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको पहले ही बता देना चाहूँगा कि बोर ने क्या बताया था। बोर ने ये बताया था, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डेफिनेट, मतलब नॉन रेडिएटिंग, ठीक है, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट में क्या करते हैं, निश्चित नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट में क्या है, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और इन्होंने बताया था सर्कुलर पाथ पे बताया था। और दूसरा इनका लॉ था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है Vr=nh/2π। याद रखिएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली चीज़ें हैं, ये करेक्ट चीज़ें नहीं हैं। जैसे करेक्ट का मतलब क्या है, इनके अकॉर्डिंग, बोर के अकॉर्डिंग इनका पाथ सर्कुलर था, लेकिन बाद में पता चला था कि इनका पाथ क्या है, सोमरफेल्ड ने बताया था इनका पाथ एलिप्टिकल है। तो इस वजह से जितनी भी चीज़ें आप पढ़ेंगे, जैसे आर का फार्मूला, चाहे एनर्जी का फार्मूला, वह सर्कुलर मान के प्रयोग किया गया है। और ये सब सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए हैं। अगर कहीं भी दो इलेक्ट्रॉन आता है तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होने लगेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का सेंट्रल फोर्स, ठीक है, न्यूक्लियस पे नहीं लग पाएगा, अच्छी तरीके से नहीं लग पाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए क्या है, इन सारी बातों ने बताया था। तो इन सब बातों पे जहाँ जोर देने की बात आएगी वहाँ पर चला जाएगा, जहाँ पर ये होगा, कहेगा कि इनका जो एंगुलर मोमेंटम है वह सही नहीं है, तो हम मानना पड़ेगा सही नहीं है, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू को बेटा बताता है। तो इसलिए शुरुआत में ही मैं उन बातों को आपको क्या है बता रहा हूँ। अब देखिए, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन के इर्द गिर्द की थोड़ी थियरी भी, जैसे हम लोग क्या है करते आए हैं, वैसे ही क्वेश्चन के इर्द गिर्द की थियरी भी थोड़ा सा क्या है हम लोग करते आएंगे, पढ़ते आएंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कुल 13 क्वेश्चन हैं, इसमें 13 क्वेश्चन हैं, 13 क्वेश्चन हैं, जिसमें कुछ मोर देन वन ऑप्शन है, कुछ वन ऑप्शन केवल करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, करा सिंगल करेक्ट चॉइस में 12.1 क्वेश्चन कर रहा है कि टेकिंग द बोर रेडियस A0 = 53 picometer of Li++ ion, its ground state on the basis of Bohr's model will be about। ठीक है, मतलब कहा जा रहा है कि बोर के पहले ऑर्बिट की रेडियस, बोर रेडियस मतलब हाइड्रोजन के लिए ट्रू है ये, वो 53 पिकोमीटर दिया गया है। आप Li++ के लिए रेडियस बताइए। तो सबसे पहले रेडियस का फार्मूला हम देख लेते हैं बेटा। तो रेडियस का फार्मूला जो होता है R=, ये देखिए 0.53 n² Z एंगस्ट्रॉम, ये फार्मूला होता है, जहां n नंबर ऑफ ऑर्बिट है और Z एटॉमिक नंबर दिया गया है बेटा, और R रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। तो क्वेश्चन में क्या दे दिया है, ठीक है, R1 क्या दे दिया है, ये देखिए 53 पिकोमीटर दे दिया है। n1 क्या है, 1 है। Z1 क्या है, 1 है। फिर Li+ के लिए आपसे पूछ रहा है, Li++ के लिए। तो Li+ के लिए देखिए, Li+ के लिए R2 क्या होगा, ठीक है, याद रखिएगा, उसका n2 जो है वो भी 1 है, ग्राउंड स्टेट में कह रहा है, ग्राउंड स्टेट में कह रहा है। और उसका जो एटॉमिक नंबर है Li+ का, ये ध्यान रखिएगा, उसका एटॉमिक नंबर जो है वह 3 होता है Li++ का। देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है कि नहीं, याद रखिएगा, जो बोर का जो भी एक्सपेरिमेंट है बेटा, वह सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ही क्या है, केवल ट्रू है। तो बताइए क्या इसमें Z=3 है। अब हमारे पास दो फार्मूले यहाँ पे बने हुए हैं, ये देखिए R1/R2 ये देखिएगा n कांस्टेंट है, 0.3 कांस्टेंट है, Z2 कितना हो जाएगा, Z1। ठीक है, हमको R2 बताना है। R2 क्या हो जाएगा, R1Z1/Z2 हो जाएगा। ये देखिए R2 R1 कितना है, ये R1 53 पिकोमीटर दिया है, ठीक है। Z1 देखिए कितना है, 1 है, हाइड्रोजन का है। ये कहा ना टेकिंग बोर रेडियस, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का आपको लेना पड़ेगा। और Z2 कह रहा है, Z2 किसके लिए, Li++ के लिए पूछ रहा है, तो ये 3 लगना पड़ेगा। तो 53/3 करेंगे तो अप्रॉक्स लगभग
मगर पूरा तो नहीं आएगा, 17 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। 54 होता तो पूरा 18 आता, तो लगभग ये क्या आ रहा है, 18 पिकोमीटर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, 18 पिकोमीटर आ रहा है, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो गया 12.1 क्वेश्चन, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर क्या है देखा, सिंगल करेक्ट चॉइस में। किसमें? सिंगल करेक्ट चॉइस में। अब देखिए इसमें चलते हैं 12.2। 12.2 क्या कर रहा है, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एच एटम कंसिडरिंग एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड ए फिक्स्ड न्यूक्लियाई प्रोटॉन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो बेटा, जो ये क्वेश्चन है ये आपके बोर मॉडल को ही बता रहा है, लेकिन इसमें देखिए एक दुविधा है। जैसे आप दिमाग में थोड़ा सोचिए, जैसे कहा यह जाए कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो आप कहेंगे सही है। लेकिन आपसे यह कहा जाए कि सूर्य जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमे, तो इसका क्या कारण है, कौन सा, क्यों ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब क्यों सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूमेंगे? तो भाई तमाम लोग इसका रीजन बताएंगे, कहेंगे अरे पागल हो, ये कैसे हो सकता है, ये कौन सी चीज़ है, जो सत्य है वह सत्य है, पृथ्वी ही सूर्य के चारों तरफ घूमती है, सूर्य कहाँ घूमेगा पृथ्वी के चारों तरफ? तो भाई कुछ लोग इसका जवाब ऐसे देते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे आप जानते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दो फ्रेम आप जानते हैं। भाई क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले हम थोड़ा सा क्या है इसके बारे में बता दें, चूँकि सूरज और पृथ्वी से आप बातों को समझ जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन भी उसी तरह से है, क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य रेस्ट पे है, पृथ्वी उसके चारों तरफ घूमती है, सत्य है। अब मान लीजिए पृथ्वी रेस्ट पे हो जाए, सूर्य उसके चारों तरफ घूमने लगे, क्यों नहीं ये सही है, क्यों नहीं ये सही है? तो ऐसे इस क्वेश्चन में दिया है कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा तब तो सही है, होता ही है ऐसे। लेकिन अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे रहे और प्रोटॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाए, तो ये क्यों नहीं सही है, इसका क्या कारण है, क्यों नहीं सही है? ये यही क्वेश्चन में बेटा यहाँ बोला है। तो आप जानते हैं कि दो प्रकार के फ्रेम होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम। जो इनर्शियल फ्रेम होता है, इनर्शियल फ्रेम जो होता है जिसमें ठीक है न्यूटन्स लॉ होल्ड करता है, गैलीलियो का लॉ फॉलो करता है, जहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, जो अनएक्सिलरेटेड फ्रेम होता है उसको इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो होता है बेटा वह एक्सिलरेटेड फ्रेम होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? एक्सिलरेटेड फ्रेम होता है। हाँ, हो सकता है कि इस पे नेट फोर्स जो लग रहा है वह जीरो होगा। जैसे सर्कुलर पाथ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, जैसे पृथ्वी अगर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो इसका मतलब वह सर्कुलर पाथ में लगभग क्या है, चक्कर लगा रही है। तो यह नॉन इनर्शियल फ्रेम है और सूरज उसके क्या है, फोकस में है कि नहीं? मतलब जो सर्कुलर पाथ में मोशन होता है वह नॉन इनर्शियल फ्रेम है। जैसे लिफ्ट अगर एक्सिलरेटेड होके ऊपर जाती है, लिफ्ट अगर डी एक्सिलेटेड होके नीचे आती है, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो यहाँ भी बेटा क्या है, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिया है, ये बच्चे बहुत पूछते हैं सर इसका कारण क्या है, सर ये क्या रीजन है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ रहा हूँ कि द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एच एटम कंसिडरिंग एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड ए फिक्स्ड न्यूक्लियाई, मतलब प्रोटॉन के चारों तरफ क्या है, घूम रहा है, प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहा है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी का मतलब वही टोटल एनर्जी जो है, उसी चीज़ को बाइंडिंग एनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कह रहा है कि कैसे है कि पहले केस में कह रहा है कि प्रोटॉन रेस्ट पे है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो आप कहेंगे भैया ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब सूरज ये है और पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। दूसरे में इफ वन डिसाइड टू वर्क इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, if one decide to work in frame of reference where the electron is at rest, अब कह रहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वह रेस्ट पे हो गया, अब प्रोटॉन इसका चक्कर क्या है, लगाने लगा, प्रोटॉन इसका चक्कर लगाने लगा, कि मतलब पृथ्वी रेस्ट पे हो गई और सूरज इसका चक्कर क्या है, लगाने लगा। पहली बात तो मास में भी अंतर होता है बेटा, आप जानते हैं कि प्रोटॉन का मास जो होता है 1837 टाइम्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। बोलिए भाई, 1837 टाइम्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, किसकी अपेक्षा, इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा। तो ये बताइए, ठीक है, यहाँ पे जब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे, तो ये देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जब यहाँ पे जब आप यूज करेंगे यहाँ पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज तो सेम होगा, E² इक्वल टू हाफ इलेक्ट्रॉन का मास इंटू क्या, V का स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा।
ठीक है, सॉरी mv²/r लगेगा। लेकिन यहां बताइए जब प्रोटॉन चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो यही फार्मूला 1/4πε0 e²/r² इक्वल टू 1837 mv² कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। अब आप देखिए, खुद देखिए, ठीक है, मतलब ये हो गया कि नहीं भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यही तो होता है, इसका मास लिया जाएगा प्रोटॉन चक्कर लगाएगा तो अब ये देखिए 1837 mv² कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। मतलब प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन का इतने गुना होता है। देखिए इधर तो चार्ज ठीक है, ऐसे ठीक है, इधर कहाँ बैलेंस कर पा रहा है, इधर तो बैलेंस हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। अब देखिए दोनों इक्वेशन क्या है आपके, ट्रू हैं। तो अब क्या हम जवाब कैसे देंगे, वेयर द इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट द प्रोटॉन वुड बी मूविंग अराउंड इट बाई सिमिलर आर्ग्यूमेंट द बाइंडिंग एनर्जी वुड बी, ये बाइंडिंग एनर्जी दिया है -m e/4/8 n²ε0h2, ठीक है, h का स्क्वायर दिया है, m प्रोटॉन ऑफ मास दिया है। दिस लास्ट एक्सप्रेशन नॉट करेक्ट, ये लास्ट एक्सप्रेशन क्यों नहीं करेक्ट है। पहला ऑप्शन दिया n वुड बी इंटीग्रल, n वुड बी इंटीग्रल, n का मतलब जानते हैं, n इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या, h/2π, ठीक है। फिर करा बोहर क्वांटाइजेशन अप्लाइज ओनली टू इलेक्ट्रॉन, मतलब बोहर क्वांटाइजेशन जो है केवल इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई है। फिर देखिए क्या करा, द फ्रेम इन विच इलेक्ट्रॉन इज रेस्ट नॉन इनर्शियल, ये ऑप्शन बेटा यहां पे सही होगा। जिस फ्रेम में देखिए मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है, रेस्ट पे है, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे रेस्ट है, ठीक है, तो द फ्रेम इन विच इलेक्ट्रॉन इज रेस्ट नॉन इनर्शियल, जिस फ्रेम में इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है वह नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसलिए क्या है यहां पर हम ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसमें हम पोजीशन को चेंज क्या है नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी की जगह सूर्य और सूर्य की जगह पृथ्वी क्या है नहीं आ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन और प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है। द फ्रेम इन विच इलेक्ट्रॉन इज रेस्ट नॉन इनर्शियल, ये तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है। फिर चौथा करा, द मोमेंट ऑफ प्रोटॉन वुड नॉट बी इन द सर्कुलर ऑर्बिट इवन अप्रोक्सीमेटली, ये तो सही है, मतलब सही है ये सब, लेकिन यहाँ इस ऑप्शन के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, द मोशन ऑफ पार्टिकल वुड नॉट बी सर्कुलर, सर्कुलर नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है। ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन इस ऑप्शन के लिए केवल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट पे है तो इस क्या करा, द इन फ्रेम इन विच इलेक्ट्रॉन इज रेस्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, तीसरा ऑप्शन सही है, तो इसलिए हम तीसरे ऑप्शन पे यहाँ पे टिक करेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ इस पे चलते हैं, क्या है कैसे है। देखो भाई 12.3 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 12.3 क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिखा है कि द सिंपल बोहर मॉडल कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई टू कैलकुलेट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम्स विथ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज बिकॉज, अभी मैंने आपसे कहा था कि बोर का मॉडल फेल हो जाता है क्योंकि बोर का मॉडल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ट्रू होता है। अब यही बात ये लिखा है कि सिंपल बोर मॉडल जो है कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाइड, क्यों अप्लाइड नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम विथ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन अगर हों तो क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज बिकॉज। तो मैंने शुरुआत में ही थोड़ा सा देखिए क्या है इसका हिंट दे दिया था। जैसे होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल फोर्स प्रोवाइड करता है। लेकिन ये बताइए अगर खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएं, खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएं, जैसे मान लीजिए ये इस तरह से है, ठीक है, ऐसे ये चक्कर लगा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो अब ये बताओ इस प्रोटॉन के अगर चारों तरफ ये चक्कर लगा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन, जैसे प्रोटॉन तो देखिए प्रोटॉन इस पे सेंट्रल फोर्स लगा रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सिव फोर्स लगाने लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पे देखिए क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाने लगेगा, बताइए रिपल्सिव फोर्स लगाने लगेगा कि नहीं। तो अब यहां पर इस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन के कारण जो सेंट्रल फोर्स जो है वह वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, देख रहे हो, जो सेंट्रल फोर्स है वह वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो जब सेंट्रल फोर्स वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा इक्विलिब्रियम नहीं बन पाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर नहीं हो पाएगा, बस समझ रहे हो ना।
तो इसीलिए यहां पर क्यों ऐसा होता है, इसका पहला जो, ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू सेंट्रल मोड। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो कह रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब खूब ढेर सारे जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वह सेंट्रल फोर्स के लिए नहीं अप्लाई होते हैं। ये सेंट्रल फोर्स का सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करते हैं। सेंट्रल फोर्स के लिए कौन काम करता है? प्रोटॉन काम करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे आ जाएंगे, खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रॉन के कारण एक और रिपल्सिव फोर्स होगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल फोर्सेस को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो होता है बोर का मॉडल केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए बेटा क्या है? ट्रू होता है, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन इसमें सही है। फिर बोला कही है कि ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कोलाइडिंग विथ ईच अदर, ठीक है, ये सब नहीं, कहाँ कोलाइड कर रहे हैं, ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं, द फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन विल नो लॉन्गर गिवन बाय कूलम्स लॉ, ये सब नहीं, ठीक है। वह इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन जो है फोर्स को चेंज कर देगा। अब चलते हैं 12.4 की तरफ चलते हैं, ठीक है भाई, 12.4 की तरफ चलते हैं। क्या है, कैसे है 12.4 की तरफ? चलिए भाई 12.4 की तरफ देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में 12.4 बेटा, फॉर द ग्राउंड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 1, द इलेक्ट्रॉन इन द H एटम हैज एन एंगुलर मोमेंटम H, एंगुलर मोमेंटम कितना है? H है। अकॉर्डिंग टू सिंपल बोहर मॉडल एंगुलर मोमेंटम इज वेक्टर, सिंपल बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम जो वेक्टर है, सही बात है, वेक्टर है ही। एंड हेंस देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी ऑर्बिट्स विद द वेक्टर पॉइंटिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इन एक्चुअली दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू। मतलब कह रहा है कि द बोर मॉडल एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर एंड हेंस देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी ऑर्बिट्स विद द वेक्टर्स पॉइंटिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इन एक्चुअली दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो कह रहा बेटा कि सिंपल बोर मॉडल में एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इनफाइनाइटली मेनी ऑर्बिट्स होते हैं, उसमें वेक्टर पॉइंटिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, मतलब वेक्टर उसमें क्या होना चाहिए? इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, एंड एक्चुअली दिस इज नॉट ट्रू। मतलब ये क्यों नहीं ट्रू है? तो मैंने आपको अभी शुरुआत में ही बताया था आपको कि जो बोर का मॉडल था, थोड़ा दिमाग बैठाइएगा, जो बोर का मॉडल था वह सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ट्रू था, और बोर ने क्या किया था? सर्कुलर पाथ इमेजिन करके चला था, और जो उसका एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला था mvr इक्वल टू NH/2π, वह n नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें अप्रॉक्स है, एक्चुअल में रियल में क्या एंगुलर मोमेंटम होता है? ये देखिए एंगुलर मोमेंटम का रियल फार्मूला क्या होता है बेटा, ये देखिए एंगुलर मोमेंटम का रियल फार्मूला रूट में l + 1 h/2π होता है, जहाँ l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 डैश डैश n-1 होती है। l एजीमुथल क्वांटम नंबर है, आप जानते हैं। तो रियल में जो इसका फार्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का, वह क्या होता है? l + 1 h/2π होता है। तो अब क्या है, अब इसमें देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग क्या है, क्योंकि और हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग ये अप्रॉक्स करके मान के चलते हैं NH/2π। तो ये तब है जब उसका पाथ सर्कुलर है, लेकिन सर्कुलर तो पाथ है नहीं। तो ये करेक्ट फॉर्म है mvr इक्वल टू रूट में l + 1 h/2π। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें आप केवल यहीं पे यूज करिएगा जब आपको डिफरेंस, जब एकदम आत्मा तक क्या है, आत्मा को छू ले, नहीं होता कोई बात आत्मा को छू लेती है, तभी जाके इन विवादों में पढ़िएगा। बाकी जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्वेश्चन है वह सिंपल हैं, उसमें आर जो है वह एन पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक मोमेंट एन पे ही डिपेंड करता है, एनर्जी एन पे ही डिपेंड करती है। वहाँ ज़्यादा ताम झाम मत करिएगा, वहाँ ज़्यादा परेशान मत होइएगा जब तक कहा न रहे, और बहुत कम कहा रहेगा। वैसे हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि भाई आपके सिलेबस से ही रिलेटेड है। तो अब आप उसी के अकॉर्डिंग बता लीजिए। तो पहला ऑप्शन, बिकॉज बोहर मॉडल गिव्स इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एकदम सही कह रहा है।
कि जो बोहर मॉडल होता है वह इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम देता है, क्योंकि बोहर मॉडल ये होता है और एक्चुअल में रियल में क्या होता है, mvr इक्वल टू रूट में l प्लस 1 h/2π। फिर दूसरा बिकॉज ओनली वन ऑफ दीज वुड हैव ए मिनिमम एनर्जी, नहीं ये सब नहीं है, मिनिमम एनर्जी का नहीं। एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं ऐसा भी नहीं है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन गो अराउंड ओनली इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, नहीं इलेक्ट्रॉन हॉरिजेंटल डायरेक्शनों में नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसमें 12.4 में ए वाला ऑप्शन सही है। और ये ए वाला ऑप्शन है क्या, बिकॉज बोहर मॉडल गिव्स इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ये इनकरेक्ट वैल्यू जो है एंगुलर मोमेंटम का क्या करता है, देता है। ठीक है भाई, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए वाला सही हो गया। ए वाले पे हम लोग, चलो भाई 12.5 पे चलते हैं, देखिए क्या करा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी है। O2 मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 2 ऑक्सीजन, देखिए O2 का मॉलिक्यूल्स दिया है। अब आप जान रहे हैं O2 मॉलिक्यूल्स दिया होगा तो इसके लिए बोर का मॉडल तो ट्रू होगा नहीं। इन द मॉलिकुलर न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स, ठीक है, करा इन द मॉलिकुलर न्यूक्लियर फोर्स, इन द मॉलिकुलर न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स, ठीक है। तो इन द मॉलिकुलर न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज फोर्स। अब जरा ये बताइए, न्यूक्लियर फोर्स 2 एटम्स के बीच में थोड़ी लगता है, हाँ कभी आपने सुना है कि क्या न्यूक्लियर फोर्स 2 एटम्स के बीच में लग रहा है। और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं कि द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन, न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं वह शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं और ये 2 एटम के बीच में नहीं लगता है कभी भी, 2 एटम के बीच में नहीं लगता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज, ठीक है। तो आप याद रखिएगा न्यूक्लियॉन्स के बीच लगता है, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है, ये एटम के बीच में नहीं लगता है, तो इसलिए गलत बोला है। तो इसलिए कौन सही होगा, इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज फोर्स और इट इज एक्ट बिटवीन न्यूक्लियॉन्स नॉट एटम, इट इज एक्ट बिटवीन न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, ठीक है, नॉट एटम्स। फिर दूसरा ऑप्शन क्या करा है, इट इज इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर बाइंडिंग द 2 एटम्स। तो जब न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की क्या बात होगी, कुछ नहीं। कैंसिल द रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियाई, नहीं। इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज द ऑक्सीजन न्यूक्लियस हैव द न्यूक्लियर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, नहीं ये भी गलत है। याद रखिएगा दुनिया में सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वह क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, उससे कम इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, तो ये तो कम कैंसिल होगा ही नहीं। न्यूक्लियर फोर्स और क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सी ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर जो होता है वह न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये शॉर्ट रेंज होते हैं फोर्स, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं और इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो नहीं करते हैं। तो इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन, चलो भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन है और कई बार कई कंपटीशन में अपना चक्कर क्या है ये चलाया है और एकदम मैथमेटिकली है, बहुत बच्चे इसको पूछते भी हैं। तो करा कि 2H एटम इन द ग्राउंड स्टेट, H एटम है याद रखिएगा, मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो H एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब यहाँ हो सकता है। ग्राउंड स्टेट कोलाइड इनइलास्टिकली, मतलब ग्राउंड स्टेट में इनइलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं। द मैक्सिमम अमाउंट बाई विच देयर कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी इज रिड्यूस्ड, मैक्सिमम अमाउंट मतलब मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, क्या हो सकता है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, रिड्यूस हो। तो सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ H एटम, ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ H एटम इन ग्राउंड स्टेट देख लेते हैं भाई, ग्राउंड स्टेट। चलिए ग्राउंड स्टेट आपको पता होगा, ये तो सीक्वेंस आपको एनर्जी लेवल डायग्राम मालूम ही होगा। ये देखिए एनर्जी लेवल, इसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, N1 = 1, इसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, ये N3 = 3 होता है, N4 = 4 होता है। आप जानते हैं कि एनर्जी जो होती है -13.6 Z²/N² होती है और काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है इसमें, ये देखिए काइनेटिक एनर्जी पहले में +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है हाइड्रोजन के लिए, और दूसरे में होता है +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें होता है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें होता है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है।
तो ये बताइए, अगर ग्राउंड स्टेट में है काइनेटिक एनर्जी ऑफ H एटम इन द ग्राउंड स्टेट के इनिशियल इक्वल टू क्या होगा, 2 × 13.6, 2 है ना, तो क्या हो जाएगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। बोलो भाई हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए, दे कोलाइड इनइलास्टिकली, मतलब इनइलास्टिकली कोलाइड कर रहा है। अब जानते हैं ना भाई, इलास्टिक कोलिजन होता है, इनइलास्टिक कोलिजन होता है, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन होता है। तो इनइलास्टिकली कोलाइड कर रहा है, तो कह रहा है तो मैक्सिमम अमाउंट आपका लॉस का बताना है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर दोनों ग्राउंड स्टेट में, भाई दोनों का मास तो समान है, अगर दोनों ग्राउंड स्टेट में कोलाइड कर रहे हैं तो ये मान लीजिए, ठीक है, कोलाइड करने के बाद एक हाइड्रोजन एटम जो है वह आपका दूसरे ऑर्बिट में चला जा रहा है। देखिएगा, जब दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तभी मैक्सिमम एनर्जी लॉस होगी। जैसे एक पहले में रहे तो 13.6 रहेगा और दूसरे में जाएगा तो 3.4, 13.6 और 3.4 मिलेगा तो क्या हो जाएगा 17 के लगभग आएगा। अब मान लो दोनों चले जाएं 6.8 आएगा। कमा रहा है ना, वो कह रहा मैक्सिमम वर्ड बोला है ना, ये देखिए ये वर्ड बोल रहा है द मैक्सिमम अमाउंट। तो कोलिजन के बाद एक को यहीं रोक देते हैं, एक H एटम को। अब जैसे कोई बच्चा पूछे कि सर नहीं कोलिजन के बाद आप यहाँ क्यों नहीं बोल रहे हो, तो बेटा यहाँ एक वर्ड बोल दिया है, मैक्सिमम अमाउंट बोल दिया है। तो मान लीजिए कोलिजन के बाद हम एक को यहाँ मान लें, तो ये देखिए 13.6 में 1.5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इन दोनों के जोड़ से वो वैल्यू कम आएगी कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट, तो मैक्सिमम अमाउंट तभी हो सकता है, याद रखिएगा, मैक्सिमम अमाउंट बेटा तभी हो सकता है कि एक ग्राउंड स्टेट में रहे आफ्टर कोलिजन और दूसरा जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ जाए। किसी का दिमाग लगे कैसा, नहीं हम दोनों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो कितना होगा 6.8 ही होगा। और एक अगर फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में रहेगा और एक क्या होगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, तो देखिए दोनों की काइनेटिक एनर्जी 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रही है। तो हो रही है कि नहीं। तो यहां पर ये हम लिखते हैं कि लेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, हमारा खुद का कोई बस नहीं है, ये प्रॉब्लम, ये जो पूछा है द मैक्सिमम अमाउंट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक है। आफ्टर कोलिजन one atom in ground state, ठीक है, and second atom in first excited state, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्या हो जाएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ग्राउंड एनर्जी लेवल में कितना हो जाएगा 13.6, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना हो जाएगा 3.4 इक्वल टू कितना हो गया बताइए 17.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या पूछा है, रिड्यूस मतलब क्या, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये देखिए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, याद रखिएगा ये मैक्सिमम होगा। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, के इनिशियल माइनस के फाइनल, के इनिशियल कितना है 27.2 माइनस 17.2 यानी कितना हो गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोलो बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, मतलब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझिएगा कि आफ्टर कोलिजन जो है एक को हम ग्राउंड स्टेट में मान लेते हैं और दूसरे को हम क्या कर रहे हैं बेटा, उसको क्या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कर ले रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे किसी बच्चे के दिमाग में आया नहीं सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कहेंगे, तो देखिए 13.6 और 1.5 को जोड़ेंगे तो 17 से कम आएगा, लेकिन फाइनल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान देखिए भाई 12.7 पे चलते हैं। देखिए 12.7 क्या करा, ए सेट ऑफ एटम्स इन एन एक्साइटेड स्टेट डीकेज करा है कि सेट ऑफ एटम्स, एक एटम्स का सेट ऑफ एटम्स इन एन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट का मतलब जानते हैं ना, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकंड एक्साइटेड स्टेट, डीकेज इन जनरल टू एनी, मतलब जनरल ग्राउंड स्टेट से एनी ऑफ इट्स स्टेट्स विथ लोअर एनर्जी, अब देखिए है क्या, पहले स्टेट में जो एनर्जी होती है वह कितनी होती है ये बताइए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है।
दूसरे में कितनी होती है, 3.4 होती है। तो बताओ क्या एनर्जी का मैग्नीट्यूड घट रहा है कि नहीं, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या होता है, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो बताइए क्या पहला ऑप्शन यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है कि इन जनरल टू एनी किसी में ऑफ इट्स स्टेट्स विथ लोअर एनर्जी, देखिए इसमें -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसमें -3.4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये पहला आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे पहला क्या होगा, सही होगा। बी कह रहा इनटू ए लोअर स्टेट ओनली व्हेन एक्साइटेड बाय एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब कह रहा है इनटू ए लोअर स्टेट्स ओनली व्हेन एक्साइटेड बाय, नहीं है लोअर स्टेट में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है, एक्साइटेड होता नहीं है। ऑल टुगेदर साइमल्टेनियसली इनटू ए लोअर स्टेट, नहीं, ठीक है। टू इमिट फोटोन ओनली व्हेन दे कोलाइड, ऐसा तो है नहीं, जब भी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वह क्या करता है, एनर्जी को इमिट करता है इन फॉर्म ऑफ फोटोन, क्या फोटोन के फॉर्म में एनर्जी को इमिट करता है कि नहीं, तो कोलाइड करेगा तभी। देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, 12.8 करा है, एन आयोनाइज्ड एच, क्या करा है कि एन आयोनाइज्ड एच मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन। अब देखिएगा एक एच मॉलिक्यूल है, मतलब एच एटम नहीं, एच मॉलिक्यूल है, एक इलेक्ट्रॉन रख रहा है और 2 प्रोटॉन्स रख रहा है, देखिएगा 2 प्रोटॉन्स रख रहा है। द प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, मतलब प्रोटॉन सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम इन द ग्राउंड स्टेट, मतलब प्रोटॉन जो हैं, ये देखिए प्रोटॉन जो हैं ये एक दूसरे से एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का रखे गए हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या, अब ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन वुड नॉट मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट। अब ये बताइए इलेक्ट्रॉन किसका कहा सुनेगा भाई, इलेक्ट्रॉन पे सेंट्रल फोर्स लगेगा तभी वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा। अब बताइए इलेक्ट्रॉन पे ये सेंट्रल फोर्स लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन पे ये सेंट्रल फोर्स लगाएंगे, भाई दोनों में दिक्कत हो गई कि नहीं, कि ये सेंट्रल फोर्स लगाएगा कि ये सेंट्रल फोर्स लगाएगा, क्योंकि इनके बीच में खुद एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स काम करने लगा। तो अब ये देखिए इसके अराउंड तो मूव कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा सर्कुलर पाथ नहीं होगा। अराउंड मूव कर सकता है लेकिन कंप्लीट सर्कल नहीं होगा, क्यों, ठीक है, क्योंकि इस पे सेंट्रल फोर्स सही से नहीं लग पा रहा है, इसीलिए कंप्लीट सर्कुलर पाथ नहीं होगा। बस एक लाइन का जवाब, ड्यू टू प्रोटॉन इंटरेक्शन रिपल्सिव फोर्स एक्ट बिटवीन प्रोटॉन, सो सेंट्रल फोर्स चेंज बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, and electrons move around the proton but not a complete circular orbit। तो इसका मतलब कौन सा सही हो जाएगा, मूव कर सकता है लेकिन कंप्लीट सर्कल नहीं रहेगा। तो क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स वुड नॉट मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, ये ए वाला ऑप्शन सही है। तो फिर लिखा था एनर्जी वुड बी 2⁴ टाइम्स दैट ऑफ एच एटम। कैसे 2⁴ टाइम्स निकाल पाएंगे भाई, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए निकालते हैं ना, ये भी गलत है। द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट वुड गो अराउंड प्रोटॉन, हाँ ये हो सकता है, ठीक है, ऑर्बिट वुड गो अराउंड द प्रोटॉन हो सकता है लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होगा। द मॉलिक्यूलर विल सून डीके इनटू प्रोटॉन एंड एच एटम, ये ऐसा कुछ नहीं है, यानी ये डी वाला भी ऑप्शन क्या है यहाँ पे नहीं सही है, ठीक है बेटा। तो ये केवल ए और सी। अब देखो बेटा 12.9 क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। करा कि कंसिडर एमिंग ए बीम ऑफ ए फ्री, कंसिडर करिए, ठीक है, ए बीम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स फ्री प्रोटॉन। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का बीम जो है वह हम प्रोटॉन पे क्या है गिरा रहे हैं। व्हेन दे स्कैटर एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन कैन नॉट कंबाइन टू प्रोड्यूस एच एटम। मतलब करा कि अगर हम इस तरह से गिरा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं कैन नॉट कंबाइन टू प्रोड्यूस एच एटम। मतलब क्यों एच एटम के फॉर्म में ये प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, जबकि एच एटम में क्या एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ही होता है। तो क्या कारण है कि जब इलेक्ट्रॉन का बीम, खूब ढेर सारा इलेक्ट्रॉन हम प्रोटॉन पे अगर गिरा रहे हैं तो क्यों एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर एक एच एटम नहीं बना ले रहा है, इसका कारण क्या है। तो सबसे पहली चीज आप जानते हैं आइंस्टीन का, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट जानते हैं। अब ये बताइए, आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी होती है वह न्यूक्लियस के एनर्जी से ज़्यादा होती है। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो न्यूक्लियॉन्स हैं
इनकी एनर्जी जो होगी वो न्यूक्लियस की एनर्जी से ज़्यादा होगी। मतलब क्या कहने का मतलब, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ये जो एनर्जी है, ये देखिए एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल टू क्या हो गया, एमपी प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये देखिए इलेक्ट्रॉन और ये क्या होगा, एमपी इंटू सी स्क्वायर। और ये क्या होगा, हाइड्रोजन एटम का क्या होगा, एमएच सी स्क्वायर होगा। अब देखिए क्या ये वाली एनर्जी इससे ज़्यादा होगी, तो क्या ये दोनों एनर्जी आपस में बराबर होगी? याद रखिएगा, दोनों एनर्जी आपस में नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, ये बराबर नहीं होगी। तो बेटा जब बराबर नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है, क्या वह H एटम बना लेंगे? भाई H एटम बनाने के लिए भाई एनर्जी तो समान होनी चाहिए, आखिरकार एनर्जी कहाँ उड़ गई, तो बना तो नहीं पाएंगे। तो इसलिए बिकॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कैन नॉट कंबाइन टू प्रोड्यूस H एटम बिकॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। दूसरा देख लेते हैं, ये मोमेंटम कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। विदाउट साइमल्टेनियसली रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए रेडिएशन, विदाउट, ठीक है, विदाउट साइमल्टेनियसली रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए, ठीक है, रेडिएशन। देखिए जब प्रोटॉन और जब क्या है एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, याद रखिएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज करेगा। भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिल रहा तभी ना H एटम बना रहा है, तो H एटम तो बनाएगा ही, और साथ में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एनर्जी भी मिलेगी। देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके जैसे, तो ये क्या हो रहा है कि विदाउट साइमल्टेनियसली रिलीजिंग एनर्जी, कि मतलब विदाउट, ठीक है, साइमल्टेनियसली रिलीजिंग इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो इस वजह से ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है, ए भी सही है और इसमें बी भी सही है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा 12.9 का ए और बी। चलो भाई 12.10 पे चलते हैं। करा द बोहर मॉडल फॉर द स्पेक्ट्रा ऑफ H एटम। अब देखिए आप जानते हैं कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है वह कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा बताया था, लेकिन बोहर का जो मॉडल है वह लाइन स्पेक्ट्रा बताया था। तो ये देखिए डी वाला कह रहा है प्रेडिक्ट कंटीन्यूअस एज वेल एज डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइन, तो कितना गलत कह रहा है। अरे भाई ठीक है, रदरफोर्ड साहब बताए थे ना कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। फिर देखिए इज वैलिड ओनली एट रूम टेम्परेचर, नहीं ऐसा कोई मतलब नहीं, रूम टेम्परेचर पे नहीं वैलिड है। और मैंने आपको बताया था कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ट्रू है। सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए मतलब किसका, या तो हीलियम के लिए होगा, ठीक है, हीलियम प्लस के लिए, ठीक है, याद रखिए हीलियम प्लस के लिए है, हीलियम एटम के लिए नहीं है। हीलियम एटम का मतलब हो जाता है 2He4, ध्यान दीजिएगा 2He4, तो हीलियम एटम के लिए नहीं सही है, क्योंकि उसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। ये हीलियम प्लस के लिए सही है, और लिथियम प्लस प्लस के लिए सही है, और हाइड्रोजन के लिए सही है। H2 के लिए नहीं सही है, ध्यान दीजिएगा H2 के लिए ये नहीं सही है। तो अब उसी आधार पे देखिए क्या कर रहा है, विल नॉट बी अप्लीकेबल टू हाइड्रोजन इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो क्या हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा तो आप बोर मॉडल लगा पाएंगे? नहीं, क्योंकि बोर मॉडल इज ट्रू फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, तो इसका मतलब गलत हो गया। विल नॉट बी अप्लीकेबल एज इट इज फॉर ए He एटम। He एटम का मतलब क्या होता है, हीलियम एटम का मतलब 2He4, तो 2He4 के लिए क्या ये होगा? नहीं, 2He4 के लिए क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल फोर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन पे नहीं लग पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की वजह से, इसीलिए आपका क्या होगा, बी भी यहाँ पे क्या है, गलत है। ठीक है भाई, सॉरी, अरे ये सब ए सही है, सॉरी, और बी भी सही है, सॉरी, ठीक है। विल नॉट बी अप्लीकेबल टू हाइड्रोजन इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। अरे भाई सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ट्रू है, तो क्या हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल फॉर्म के लिए ट्रू होगा? नहीं, ये सही है। विल नॉट बी अप्लाइड एज इट इज फॉर्म है हीलियम एटम, ठीक है, इसका मतलब बी भी यहाँ पे क्या है, सही है, क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए सही है। ठीक है बेटा, तो ये 12.10 का ए और बी। अब चलते हैं 12.11 पे। चलिए भाई देखिए, करा कि द बामर सीरीज ऑफ H एटम कैन बी ऑब्जर्व। तो अब ये बताइए बामर सीरीज क्या होता है, आप सभी लोगों को पता है। ये इस तरह से है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। पहले वाले में लाइमन आता है, ये लाइमन 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 लाइमन। अब दूसरे वाले में बामर आता है, बामर, ए बामर बामर बामर। ठीक है, ठीक है बेटा, दूसरे वाले में क्या आता है, बामर आता है। जरा एनर्जी लेवल भी लिख लो।
इसमें क्या होता है, इसमें देखो लगभग -13.6 होता है, 3.4 होता है, 1.51 होता है, 0.85 होता है, -0.54 होता है, ठीक है, -0 कितना होता है, 37 शायद होता है, मतलब इसी के आसपास होता है। तो अब देखिए जरा ऑप्शन जवाब देना है आपको, क्या क्या देना है। सबसे पहला कह रहा है कि इफ वी मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन एन एक्साइटेड एटम फॉल्स टू ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में फॉल कर रहा है तो पागल बना रहा है, तो इसीलिए ए सही नहीं होगा। अरे भाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है ना। फिर कह रहा है इफ वी मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन एक्साइटेड स्टेट एंड इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, सही बात है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में देखिए आ रहा है, तो जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आता है वही तो बामर होता है, वही तो बामर होता है, तो इसका मतलब सही बोल रहा है। सी कह रहा है इन एनी ट्रांजिशन इन ए एच एटम, नहीं, कहाँ इन एनी ट्रांजिशन है, गलत है। डी कह रहा है जस्ट सीक्वेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी विथ हायर फ्रीक्वेंसी गेटिंग क्लोजली पैक्ड, मतलब कहने का मतलब क्या है, आप ये देख रहे हैं अगर जैसे जैसे हायर एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है तो आप देख रहे हैं कि एनर्जी डिफरेंस काफ़ी कम हो रहा है। जैसे ये देखिए, ये एनर्जी डिफरेंस इक्वल टू एच न्यू होता है, तो ये 3.5 में से 3.4 में से 1.5 जाए तो लगभग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा। ये देखिए ये एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, 1.51 में से ये देखिए 8 7 15 लगभग 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और ये देखिए क्या होगा, ठीक है, ये 0.8 है और 0.5 है, ये लगभग 0 पॉइंट कितना आएगा, 3 आएगा, और ये लगभग 0 पॉइंट क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये चौथा ऑप्शन ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ रहा है बेटा, ये बताइए एनर्जी डिफरेंस क्या हो रहा है, एनर्जी डिफरेंस कम हो जा रहा है। देखिए पहले और दूसरे और तीसरे में एनर्जी डिफरेंस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास है, इसमें और इसमें एनर्जी डिफरेंस 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, इसमें और इसमें एनर्जी डिफरेंस 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, इसमें और इसमें एनर्जी डिफरेंस क्या 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उनका एनर्जी डिफरेंस कम हो जा रहा है। तो ये बताइए अगर एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डेल्टा इक्वल टू एच न्यू होता है, डेल्टा इक्वल टू एच न्यू होता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी और क्लोज होती जाएगी और कम होती जाएगी। तो ये जो है डी वाला ऑप्शन भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है कि एज ए सीक्वेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी विथ हायर फ्रीक्वेंसी गेटिंग क्लोजली पैक्ड, ये देखिए ये एनर्जी डिफरेंस क्या हो जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो क्लोजली पैक्ड वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती जा रही है, क्लोजली पैक्ड मतलब और घटती जा रही है जैसे जैसे हम हायर एनर्जी लेवल पे चल रहे हैं। तो ये आपका कौन सा सही, इसमें बी और डी। अब 12.12 पे चलते हैं। देखिए भाई 12.12 बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चन इस तरह से बड़े होते हैं, देखने में डर लगते हैं लेकिन बड़ा ही सिंपल होता है। कह रहा है कि ई एन इक्वल टू माइनस एम ई पे 4/8 एच एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये वही चीज़ दिया है जो ई एन इक्वल टू क्या होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन क्या होता है एन स्क्वायर होता है, उसी का पूरा फॉर्म दिया है। एनर्जी देखिए मास पे डिपेंड कर रही है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। एनर्जी ऑफ nth लेवल H एटम, ऑल H एटम इन द ग्राउंड स्टेट एंड रेडिएशन ऑफ एनर्जी E2 - E1 अपॉन H। E1 का मतलब होता है पहला एनर्जी लेवल, ये देखिए E1 का मतलब पहला एनर्जी लेवल और E2 का मतलब दूसरा एनर्जी लेवल। ये N1 इक्वल टू 1 हो गया, N2 इक्वल टू 2 हो गया, N3 इक्वल टू 3 हो गया। तो क्या कर रहा है, H न्यू इक्वल टू कह रहा है E2 - E1 कह रहा है आपका, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इट विल नॉट बी एब्जॉर्ब, ये बताइए, ठीक है, विल नॉट बी एब्जॉर्ब यानी कह रहा है कि H एटम, ऑल H एटम इन द ग्राउंड स्टेट एंड रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी E2 - E1 अपॉन H फॉल्स ऑन इट विल नॉट बी एब्जॉर्ब, ठीक है। सम ऑफ एटम्स विल मूव टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो E2 - E1 का मतलब क्या है, E2 का मतलब, E1 का मतलब है ग्राउंड स्टेट, E2 का मतलब है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो अगर E2 - E1 है एनर्जी डिफरेंस, इसका मतलब क्या है कि जो सम एटम्स विल मूव टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, यानी कुछ एटम जो हैं वह फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गए हैं, ये मतलब है इसका बी। फिर कह रहा ऑल एटम्स विल मूव
एक्साइटेड स्टेट टू n इक्वल टू 2, ठीक है, n इक्वल टू 2, नहीं, ऑल एटम्स विल बी एक्साइटेड टू n इक्वल टू, ऑल एटम्स विल बी एक्साइटेड, ऑल एटम्स विल बी क्या, एक्साइटेड कर रहा है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ऑल एटम्स विल बी एक्साइटेड टू द n इक्वल टू 2 स्टेट, n इक्वल टू 2 स्टेट, n इक्वल टू 2 का मतलब एक्साइटेड स्टेट 3 में कह रहा है, इसका मतलब n इक्वल टू 3 में कह रहा है। तो क्या ये n इक्वल टू 3 में गए हैं, ठीक है, नहीं गए हैं। ये देखिएगा एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 2 का मतलब n3 इक्वल टू 3, ये ध्यान दीजिएगा, एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 2 का मतलब n3 इज 3, तो ये गलत है। फिर कह रहा नो एटम्स विल मेक ए ट्रांजिशन टू द n इक्वल टू 3, ठीक है, यानी कोई एटम जो है n इक्वल टू 3 में नहीं गया है, इसका मतलब पहले से लेकर ये दूसरे में ये जा रहे हैं, ये आपके क्या हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सही हो गया इसमें, यानी ये वाला सही हो गया, नो एटम सही है, नो एटम्स विल मेक ट्रांजिशन टू द n इक्वल टू 3 स्टेट, इसका मतलब बी और डी सही है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो 12.13 है, ठीक है, तो 12.13 की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 12.13, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने शुरुआत में ही कह दिया था ये सारी कहानी जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम को लेके है कि बोर मॉडल इज ट्रू फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, और बोर ने एज्यूम किया था सर्कुलर पाथ, वास्तविकता में सोमरफेल्ड ने जो बताया था वह इलिप्टिकल पाथ होता है, और एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू nh/2 पाई गलत है, लेकिन उसी को हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में लगाना है। रियल में एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू रूट में l प्लस 1 h/2 पाई होता है, जहाँ l की वैल्यू 0 1 2 3 डैश डैश n माइनस 1 होता है, ठीक है, ये शुरुआत में हमने बता दिया। सिंपल बोहर मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल टू He4 एटम, ये देखिए He4 एटम है, He4 एटम का मतलब हो गया 2He4, ठीक है। तो आप जानते हैं कि बोहर मॉडल हाइड्रोजन एटम के लिए, He प्लस के लिए और लिथियम प्लस प्लस के लिए ट्रू है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, देखिए, ठीक है। ये 2019 में क्वेश्चन में पूछा गया था 2He4 में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना न्यूट्रॉन, कितना प्रोटॉन, तो 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन है 2He4 में। ये देखिए He एटम के लिए पूछा गया है। तो अब देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, अगर लगाएंगे तो वही आपका आ जाएगा। अब जैसे हम लोग के यहाँ एक बच्चा सेलेक्ट भी हुआ था इस साल, वो यही क्वेश्चन गलत करके आ गया था कि 2He4 में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन है, वही सेलेक्ट भी हुआ है, बहुत अच्छे 2-3 एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हुआ, लेकिन देखिए दिमाग नहीं काम किया। तो हर एक क्वेश्चन को बेटा क्या है, चैलेंज समझो, हर एक क्वेश्चन को आने वाला क्वेश्चन समझो, छोटी छोटी बात जानो, क्योंकि वही आपको डॉक्टर बनाएगी। देखिए छोटा सा वायरस कितना कमाल किया हुआ है, सबको परेशान किया हुआ, घर से निकलना बंद कर दे रहा है, और आप लोग कभी भी छोटी बात को, खास करके नीट वाले तो एकदम ध्यान नहीं देते हैं। और मैं वही कहता हूं कि फिजिक्स में छोटी बात, बड़ी बात पढ़िए ही नहीं, बड़ा क्वेश्चन आए फाड़ के फेंक दो, छोटा क्वेश्चन पढ़ो वही आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो अब ये क्वेश्चन आप लगाए रहेंगे, जानते रहेंगे, तो क्या हर चीज़ों को कर ले जाएंगे। द सिंपल बोहर मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल टू He4 एटम। तो He4 का मतलब होता है 2He4 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो आप जानते हैं कि बोहर का मॉडल इज ट्रू फॉर ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। तो क्या करा पहला ऑप्शन, He4 इज एन इनर्ट गैस, ये सब कुछ थोड़ा होता है। He4 हैज द न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, ये थोड़ी कुछ होता है। He4 हैज 1 मोर इलेक्ट्रॉन, सही बात है भाई, सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। He4 के पास देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोर इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू सेंट्रल फोर्स। आपको मैंने 2-3 जगह इस क्वेश्चन में बता दिया कि जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की वजह से सेंट्रल फोर्स जो होगा प्रोटॉन का वह वीक होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका क्या है, mvr इक्वल टू nh/2 पाई अप्लीकेबल नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन भी सही है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सब्जेक्ट टू सेंट्रल फोर्स, ठीक है बेटा। तो ये 13 क्वेश्चन मैंने आपके सामने क्या है इसका डिस्कशन कर दिया। हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन को अपना क्या क्वेश्चन समझिए कि ये आने वाला है, जो इस बात को फॉलो करेगा वही एक बेस्ट डॉक्टर बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, यही मेरा अनुभव है। और अगर इस तरह से इन छोटी छोटी बातों को बेटा आप नहीं ध्यान देंगे, सोचेंगे कि कहीं इधर उधर से आएगा, कुछ ये पढ़ लें, कुछ वह पढ़ लें, कुछ इधर पढ़ लें, कुछ उधर का पढ़ लें, नहीं, जैसे सीक्वेंस पढ़ाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। और लॉकडाउन में आपका डाटा खर्च हो रहा है, हाँ उतना ही डाटा खर्च हो रहा है जितना आपका पेट्रोल और दोस्तों पे खर्चा हो रहा था। याद करिए, अगर इस समय आप कोचिंग जाते,
इस समय क्लास करने जाते तो पेट्रोल का खर्च होता, अगर हाँ नज़दीक रहते तब तो कोई बात नहीं है, ऑटो का खर्च होता, कुल मिला के करीब 60-70-100 रुपये का पेट्रोल और ऑटो का खर्च हो जाता। फिर कुछ समोसा खाते, कुछ चाय नाश्ता खाते, कुछ नमकीन खाते, कुछ दोस्तों पे खर्च करते, ठीक है, पार्टी वार्टी बर्थडे पार्टी मनाते, कुल मिला के एवरेज आपका 200 रुपया पर डे का खर्च रहता है। और वह 200 रुपया फालतू आपके बच रहे हैं। और कई लोग जैसे ये चिल्ला रहे हैं बहुत ज़्यादा डाटा खर्च हो रहा है, तो यहाँ देखिए, हाँ जो बहुत गरीब है उनके लिए तो क्या है, अब हम नहीं कुछ कह पाएंगे, जैसे भांति भांति तरह के स्टूडेंट हैं भाई, किसी के पास पैसे की कमी नहीं है, किसी के लिए 200 में ही महीने का खर्च चल जाता है। लेकिन बेटा सब लोग व्यवस्था करें, कहीं ना कहीं से उन चीज़ों को पढ़ें, और अगर पढ़ेंगे तो देखिए तभी आप बेस्ट कर पाएंगे बेटा, ये ध्यान रखिएगा। किसी तरह से ये मुश्किल की घड़ी है, ठीक है, इसमें आप स्ट्रगल करिए, वर्क करिए, आत्मविश्वास के साथ अपनी पढ़ाई करिए, और आने वाला जो 26 जुलाई होगा वह आप ही का होगा, देखिएगा, इन बातों को फॉलो करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, थैंक यू सो मच।